एंड वेलकम फ्रेंड टू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लाए अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके कंपनी अकाउंट्स के एक चैप्टर से, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी कंपनी। तो यही शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जिसमें आज हम पहले आपसे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी क्या होती है? देखिए, कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं और कंपनी की डेफिनेशन होती है दैट इज नोन एज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी with a perpetual succession and a common seat. It means a company is an artificial person. कंपनी क्या एक artificial person है? Artificial person means कि जो कंपनी है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, बट कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो एग्जिस्टेंस क्या आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इन टर्म्स ऑफ कि भी उसको हम देख नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कोई पर्सन है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट कंपनी के नाम को हम सुन सकते हैं। लाइक जैसे टाटा एंड सन्स है, आपका रिलायंस इंडस्ट्री है, अडानी ग्रुप है। जैसे अडानी एक सरनेम है गौतम अडानी का, तो अडानी एक ग्रुप है, अडानी एक कंपनी की चेन ऑफ कंपनीज है। तो वो कंपनी क्या आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ की बात जब हम बात करते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब कंपनी एक्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट जो है वो हमारा 1956 है, पर इसका जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2013 में हुआ है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये बनाई जाती है कंपनीज, और हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी का मतलब कि यहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है वो सेपरेट होती है। लाइक जो ओनर है वो अलग रहेगा और जो मैनेजमेंट है वो अलग रहेगा। इट मींस कि जो ओनर है वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें रिलायंस, तो रिलायंस के जो ओनर है वो रिलायंस के ग्रुप दो पार्ट में बैठे हुए हैं, तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अब यदि हम ये सोचे कि मुकेश अंबानी इंडिविजुअल को डिसीजन लेंगे तो वो नहीं ले सकते। जो कंपनी है उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होगी वो पूरे जो भी हमारे डिसीजन है, चाहे वो पॉलिसी फ्रेमिंग हो, चाहे वो हमारे अदर कोई भी मैनेजमेंट के डिसीजन हो, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जब प्रॉपर एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसी के बाद बड़े और अच्छे डिसीजन या एक्सपेंशन के, ग्रोथ के या अदर बिजनेस के जो डिसीजन है वो लिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक सेपरेट एंटिटी है। मतलब बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं कि ओनर है तो ओनर ही सारे डिसीजन लेगा, जैसे हम सुपरपार्टनरशिप में पार्टनरशिप वगैरह में करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ओनर सेपरेट डिसीजन नहीं ले सकता। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक पूरी टीम होती है जो डिसीजन लेती है। इट मींस यहाँ पे डिसीजन होते हैं वो, यदि मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी को डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन किसके होंगे? वो डिसीजन कंपनी के होंगे जो कि उनकी टीम के साथ लिए गए होंगे। विद परपीचुअल सक्सेशन। विद परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो लॉन्ग रन का होता है। लॉन्ग रन इन टर्म्स ऑफ कि भाई ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि आज मैंने कंपनी शुरू करी और कंपनी शुरू करने के बाद मेरी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद कंपनी कभी भी बंद नहीं होती, कंपनी हमारी चलती रहती है। कंपनी कैसे चलती रहती है कि भाई जैसे मान के चलिए हम एग्जाम्पल है टाटा का। अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा जो शुरू करी थी वो जमशेदजी टाटा ने शुरू करी थी, बट जमशेदजी टाटा नहीं रहे तो टाटा बंद नहीं हुई, टाटा चल रही है। अब प्रेजेंट में रतन टाटा जी उसको संभाल रहे हैं। अगर हम बात करें रतन टाटा जी की, तो रतन टाटा जी भी अब कुछ समय के लिए इसको संभालेंगे। उसके बाद हो सकता है कि रतन टाटा जी इसको संभालने में समर्थ ना हो तो कोई और तीसरा मेंबर आएगा जो इसको संभालेगा, क्योंकि टाटा के रतन टाटा के बाद कोई ऐसा माना जाता है कोई वारिस नहीं है। बट टाटा कंपनी बंद नहीं होगी, टाटा चलती रहेगी। वो क्यों चलती रहेगी? क्योंकि बेसिकली ये कंपनी है परपीचुअल सक्सेशन। सेम रिलायंस है। रिलायंस धीरूभाई अंबानी जी ने शुरू करी थी। धीरूभाई अंबानी के बाद अभी अनिल और मुकेश अंबानी उसको संभाल रहे हैं। अब अनिल और मुकेश अंबानी का उनकी आगे की जनरेशन है वो उस बिजनेस को संभालेगी। तो दैट कम्स अंडर द परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम कोई भी जो डिसीजन लेते हैं या कोई भी जो एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो, अगर हम मान के चलिए किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं, किसी कंपनी से कोई एग्रीमेंट करें तो कंपनी का एग्रीमेंट होगा, ना कि इंडिविजुअल पर्सन का। इट मीन्स कि जो भी हम एग्रीमेंट करेंगे, जो भी हम डील करेंगे वो डील हमारी कंपनी से होगी, ना कि पर्टिकुलर पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमने कोई रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो रिलायंस का जो प्रोडक्ट हम खरीदेंगे तो उस पर जो स्टाम्प लगेगी वो हमारी रिलायंस कंपनी की होगी और उसका जो एमडी होगा उसके सिग्नेचर हो सकते हैं। एमडी में भी चेंज, जब मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा उस समय एमडी कोई और था
और जब प्रोडक्ट मेरा 2-4 महीने में या 1-2 साल बाद खराब हुआ, लेकिन उसकी गारंटी लॉन्ग टाइम की थी, बट उसको खराब होने के बाद यदि मैं कोई भी बात करूंगा तो रिलायंस कंपनी से करूंगा, ना कि उसके एमडी से या अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी से, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे हुआ है कंपनी से। तो कंपनी की एक अपनी कॉमन सील होती है। कॉमन सील मतलब कि जो भी एग्रीमेंट, जो भी हमारे चीजें होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो कंपनी से होंगे, ना कि इंडिविजुअल पर्सन से। तो ये हमारी डेफिनेशन थी कंपनी अकाउंट्स की। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेम जो भी हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, इस कंपनी के मेन फीचर्स ही कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जैसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अभी हमने बात करी कि कंपनी जो है अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कि भाई जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, वो कंपनी के अपने इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं। तो इसका कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का डेफिनेशन में हमने बात करी थी परपेचुअल सक्सेशन की। परपेचुअल सक्सेशन मतलब लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब जो बिजनेस है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। ऐसा नहीं है कि आज यदि जिसने बिजनेस को शुरू किया वो एक्सपायर हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, बट आगे जो भी उसकी मैनेजमेंट होगा, वो मैनेजमेंट उस बिजनेस को अपने नए ओनर को, अपने नए एमडी को लेके आगे बिजनेस को चलाता जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी। इंडिया में जो कंपनियां पाई जाती है वो लिमिटेड लायबिलिटी की कंपनीज पाई जाती है, जहां पर जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ, लाइक मान के चलिए हमारी किसी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज और हमने उस शेयर की फेस वैल्यू पे पेड कर दिए हैं ₹8। तो अगर हम अपने लायबिलिटी की बात करेंगे तो केवल जो हमारी लायबिलिटी बची वो लायबिलिटी पे ऑफ की बची ₹2। क्यों? क्योंकि मुझे फेस वैल्यू थी एक शेयर की ₹10, मुझे ₹10 कंपनी को देने थे। मैंने कंपनी को कितने रुपए दे चुका हूं? अभी तक कंपनी मुझसे ₹8 मांग चुकी है और कंपनी को ₹8 दे चुका हूं। अब क्या हुआ? कंपनी को कैपिटल की जरूरत नहीं थी, कंपनी ने मुझसे पैसे लिए नहीं, तो मैंने भी कंपनी को पैसे दिए नहीं। अब क्या हुआ? कंपनी को बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ी या कुछ अपनी लायबिलिटीज या कुछ अपने लोगों से पेड ऑफ करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो कंपनी मुझसे पैसा मांगेगी, कंपनी मुझसे अमाउंट मांगेगी, वो मैं जो मेरा बचा हुआ बैलेंस है वो अमाउंट उसको पेड कर दूंगा, तो मेरी लायबिलिटी का पूरा पे ऑफ हो जाएगा। मतलब जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो भी मेरी लायबिलिटी केवल कितने रुपए की बनेगी? ₹2। तो ये होती है मेरी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ दी कंपनी। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील अभी हमने बात करी कि बेसिकली जो कंपनी जो एग्रीमेंट करेगी वो कंपनी अपने नेम से करेगी, तो कंपनी के नेम से कॉमन सील लगेगी जो भी कंपनी में हम एग्रीमेंट या जो भी चीजें हम करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इजी होते हैं, क्योंकि जैसे हमें क्या होता था पार्टनरशिप फॉर्म में या अदर बिजनेस में, हमें अगर अपने शेयर को ट्रांसफर करना है तो हमें सारे पार्टनर्स की कंसर्न चाहिए होती थी। लेकिन यदि मान लीजिए हमें कंपनी के शेयर को ट्रांसफर करना है तो हमें किसी की कंसर्न नहीं चाहिए, नॉर्मली हम अपने शेयर्स का ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी जो हमारे शेयर को लेना चाहती है और मैं अपने शेयर को बेचना चाहता हूँ तो मैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स को सोल्ड आउट कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में यहाँ पे एक प्रॉब्लम बस उस चीज में आ सकती है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी शेयर्स का जो राइट्स है वो गिव अप करना चाहे, वो अपना जो है विड्रॉ करना चाहे, तो उस केस में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में पहले मैनेजमेंट देखेगा कि मैनेजमेंट ही उस शेयर को एक्वायर कर ले। बाकी नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यहाँ पे बहुत ही सिंपल होती है। कंपनी को कोई मतलब नहीं होता कि भाई आज मैंने संदीप ने शेयर लिए, कल संदीप के अलावा कोई राम, मोहन, सोहन संदीप के शेयर देता है, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसफरेबिलिटी इज वेरी इजी। लास्ट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। जो भी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी बात करी थी कि जो इसका सेपरेशन है मैनेजमेंट का और ओनरशिप का, वो अलग अलग है। ओनरशिप मीन्स जैसे यदि हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस की ओनरशिप में मान के चलिए मुकेश अंबानी की। अब रिलायंस की ओनरशिप मुकेश अंबानी की है, बट रिलायंस की बहुत सारी कंपनीज चल रही है, तो यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। मैनेजमेंट में आपके आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल क्या होगा? क्योंकि जो भी मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो यदि मुझे बिजनेस में या अपनी कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो मुकेश अंबानी इंडिविजुअल नहीं ले सकते। मुकेश अंबानी को डिसीजन इंडिविजुअल नहीं ले सकते और ना लेके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, वो डिसीजन मेकिंग पूरा मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते रहेंगे, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट मुकेश अंबानी भी होंगे। तो दैट कम्स अंडर कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ओनरशिप से सेपरेट रहता है। प्लस इसमें ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है
जो कंपनी का ओनर है, एक्चुअल ओनर है, वो कंपनी की ओनरशिप का पार्ट हो बट मैनेजमेंट का पार्ट भी हो सकता है कंपनी का ओनर ना हो बट उसने अपना जो मैनेजमेंट का पैनल है वो कोई और बना रखा हो, तो यहाँ पे सेपरेशन भी हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और ओनरशिप का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने आपसे बात करी है डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी कंपनी की। इसके बाद हम आपके लिए नई वीडियो बहुत जल्दी काइंड्स ऑफ कंपनीज लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें।